बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर। सोमवार से यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा भी होना बाकी है, लिहाजा अभी ज्यादा जो नामांकन है वो दाखिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। नामांकन के साथ ही प्रचार प्रसार में भी तेजी आएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खचरियावास ने ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाइयों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। खचरियावास ने कहा है कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद केंद्र की एजेंसी छापेमारी कर चुनाव को प्रभावित कर रही है। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जब चुनाव के दौरान राज्य सरकार की शक्तियां चुनाव आयोग के हाथ में होती है तो केंद्र सरकार की शक्तियां भी चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए और जांच एजेंसियों पर चुनाव के दौरान छापेमारी पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, राजस्थान में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ गए। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ गए, गृह मंत्री जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया स्पेशल और क्या करेंगे, कोई योजना और प्लान उन्होंने नहीं दिया। ना कोई गारंटी दे रहे हैं और ना बता रहे हैं कि आपको दिया क्या। यही हालात पूरे देश के हैं। घमंड सातवें आसमान पर है बीजेपी के नेताओं का। रोज मुंह में गालियां भरकर गालियां देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। पूरा राजस्थान जानना चाहता है बीजेपी के लोगों, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बयान देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेस के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हो। खुद का एक काम तो बताओ कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश कार्यालय में समाचार प्रेस से खास बातचीत की और कई मुद्दों को लेकर खुलकर बोले। तो ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस की ओर से उठाए सवालों को भी उन्होंने सीधा जवाब दिया। आपको सुनवाते हैं कि हमारे सहयोगी पिंटू सिंह के साथ बातचीत में क्या कुछ सीपी जोशी ने कहा है। हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, हम उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, 124 प्रत्याशी की सूची है, कल से नामांकन है, कब तक तीसरी सूची होगी? बहुत जल्दी अगली सूची आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अभी तक सूची बाहर निकालने से पहले 100 बार सोच रही कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सारी तैयारी है और सारे मापदंडों को आधार रखते हुए आप देखें कि सबसे पहले सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। 124 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, बाकी लोगों को भी शीघ्र होगी। जब से ईडी की कार्रवाई हुई, राजस्थान में एक चुनावी का कहीं एजेंडा बदल गया है। चर्चा है कि ये ईडी की कार्रवाई बीजेपी के लिए कहीं ना उल्टा पड़ सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डरती क्यों है ईडी से या किसी भी जांच एजेंसी से? अगर आप कोई गलत नहीं किया है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या सुरेश जाका अब तक नहीं पकड़ा गया? ये प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या? क्या सुरेश जाका की जमानत कराने के लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं क्या? क्या बाबूलाल कटारा ने 1,75,00,000 रुपए दिए, वो कहा कि ऊपर हमने दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? आप ये देखिए कि बोर्ड के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा, एंटी करप्शन के BL सोनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार बड़ी मछली पर हाथ नहीं डालने देती। तो क्या 70 लाखों युवाओं के भविष्य को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे? कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव में ही ईडी इनकम टैक्स क्यों आती है और विपक्ष पर ही क्यों आती है? विपक्ष के नेताओं पहले भी हुआ है, पहले भी कई प्रकार के एक्शन हुए और आगे भी जहां गलत हुआ है। अगर राजस्थान की सरकार ठीक से न्याय कर देती युवाओं के साथ, तो शायद आज लाखों युवाओं का भविष्य खराब नहीं होता। चुनाव का रण पूरी तरीके से अब हो चुका है, तैयार हो चुका है। कैसे मानते हैं बीजेपी के लिए कितनी चुनौती रहेगी और कैसे रहेगा विधानसभा चुनाव? देखिए मित्र, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता कमर कस के बैठी है और अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये मेरा बयान 3 तारीख को फिर सुनना। ये है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका कहना है कि राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी को मिलेगा और राजस्थान की जनता कांग्रेस के खिलाफ कमर कस के तैयार है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र प्रधान के साथ पिंटू सिंह नरू का समाचार प्लस, जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने संवेदनशीलता दिखाई है। सड़क हादसे में घायल युवक की मदद के लिए वो आगे आए। लोगों की मदद से घायल युवक को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। NH 52 पर चोमू के पास ये सड़क हादसा हुआ था। हादसे में युवक घायल हुआ था और उसके बाद में सतीश पूनिया खुद गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतरकर इस युवक को लोगों की सहायता से संभाला, अपने PSO की मदद से संभाला और उसके बाद में उसे अस्पताल भी सतीश पूनिया ने भेजा है।
की खबरों को विराम देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष के साथ नरेश अरोड़ा ने एक तस्वीर शेयर की है। डिजाइन बॉक्स कंपनी के नरेश अरोड़ा मालिक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार का ये काम देख रहे हैं और इनकी कंपनी काम देख रही है। पिछले दिनों पीसीसी अध्यक्ष के साथ विवाद की खबरें सामने आई थी। अब उन खबरों पर विराम देती हुई भी तस्वीर सामने आई। 2 दिन पहले पीसीसी वॉररूम की तस्वीर बताई जा रही है। तस्वीर में दोनों के चेहरे पर सकारात्मक दृष्टिकोण भी नजर आ रहा है। पहले भी डोटासरा और अरोड़ा दोनों ने खबरों का खंडन किया था। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली के दौरान विवाद सामने आया था। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आरएलपी की सत्ता संकल्प महारैली का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। सभा में आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर समेत दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। सत्ता संकल्प महारैली के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया गया। इस पर हमारे संवाददाता लीलाधर कुमार दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 5वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर जो इनके सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आजाद समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पे सत्ता संकल्प महारैली का भी आयोजन किया गया है और इस रैली के माध्यम से जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का भी यहाँ पर संकल्प लिया गया है। चाहे दलित हो, महिला हो, महिला अत्याचार की बात हो, युवा हो, बेरोजगार हो, रोजगार की बात हो, ऐसी कई मांगों को लेकर जो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बात करें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज सत्ता संकल्प महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में जो राजस्थान भर से जो उनके समर्थक आए, कार्यकर्ता आए हैं, उनके द्वारा देखा जा रहा है कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो उखाड़ फेंकने में कामयाब सिद्ध होगी। जो तीसरे मोर्चे के रूप के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभर कर रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या तीसरा मोर्चा लोकतंत्र पार्टी का और आजाद समाज पार्टी का कितना सफल हो पाता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मेरे कैमरामैन साथी मोहन कसाना के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर। जयपुर के बस्ती से खबर है जहां पर चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उद्घोष एवं अभिनंदन कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बबीता फोगाट समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बस्ती के शांति गार्डन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। किया है कि अब की बार 15 साल का जो सूखा बस्ती विधानसभा में था उसको बस्ती की जो सूखे को जो है अब की बार मिटाने का काम जो है यहाँ के द्वारा किए हुए कार्य और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए हुए काम की चर्चा करना और लोगों से उन जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताकर अपने कामों को प्रदर्शित। जयपुर स्थित राजभवन में आज मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव उषा शर्मा ने की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव से ब्लॉक स्तर पर मिट्टी का संकलन किया गया है, जो कलश के रूप में दिल्ली पहुंचेगी। देश भर के अंचल से आई मिट्टी से वीरों की याद में एक उद्यान बनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा है कि ये मिट्टी राजस्थान का मान सम्मान है और दिल्ली में राजस्थान की धरा की खुशबू बिखेरती रहेगी। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। जयपुर से खबर है जहां पर चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सर्किल में एक बार में एक थानाधिकारी ही छुट्टी ले सकेगा। एसीपी की छुट्टी होने पर किसी एसएचओ को अवकाश नहीं मिलेगा। एसीपी राहुल प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है।
है कि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और उसको लेकर के सुरक्षा, निरोधात्मक कार्रवाई उन सभी पर लगातार हमारे सारे SHOs, ACPs, एडिशनल DCPs और DCPs काम कर रहे हैं। इस बात को ही ध्यान रखते हुए कि चुनाव से संबंधित जो सुरक्षा और निरोधात्मक कार्रवाई है, जो मादक पदार्थों और अन्य शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई है, वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। और जयपुर में चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला है। जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन मुहैया करवाने वाली JCTSL की बस में वायरिंग शॉर्ट से यह आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर से खिंडी फाटक की तरफ बस जा रही थी। वायरिंग शॉर्ट होने से गोपालपुरा मोड़ पर बस ने आग पकड़ ली। चालक मनीष बन्ना की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से यह टल गया। लो फ्लोर बसों का मेंटेनेंस कर रही है ये जो निजी कंपनी है और इनको करोड़ों रुपए का भुगतान भी इस दौरान किया जाता है। राजधानी जयपुर में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला करदनी थाना इलाके का है। SI हरपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया गया है कि 27 अक्टूबर को सुबह उन्हें सूचना मिली कि बैनाड रोड स्थित सरना डूंगर रिको एरिया में अवैध निर्माण कार्य हो रहा है। सूचना पर SI हरलाल, कांस्टेबल शीशराम और महिला कांस्टेबल कमला मौके पर पहुंचे। वहां जाकर SI हरलाल ने अवैध निर्माण कार्य को करने से रोका। SI ने जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे। इसे लेकर प्रेमदेवी, धीरेन्द्र और आदित्य ने SI पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिसकर्मियों की वर्दी को इस दौरान फाड़ दिया गया। राजधानी जयपुर में ऐसा मामला सामने आया है कि पहले अतिक्रमणकारियों ने मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण किया और अब प्रशासन भी रास्ते पर नाली निर्माण कर उसे महज 5 से 7 फीट कर मार्ग करने पर आमादा है। मामला नई माता की मंदिर के पास व्यास की मोरी स्थित खेताका की ढाणी से बिलोनिया की ढाणी के बीच का है, जहां नगर निगम की ओर से खारे का चौराहा तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इलाके में अवैध निर्माण के चलते पहले ही सड़क महज 10 फीट है और अब नाला निर्माण के बाद ये मार्ग महज 5 से 7 फीट रह जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला निर्माण से उन्हें खुशी तो है, लेकिन मौके पर अतिक्रमण हटाकर नाले का निर्माण करवाया जाए तो काफी सहूलियत होगी। अपनी मांग को लेकर लोगों ने निगम और GDA अधिकारियों को अवगत करवाया है। खबर जयपुर से, जहां जोरावर सिंह गेट पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ट्रांसजेंडर्स के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, किन्नर समाज से प्रतिनिधि पुष्पा माई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हर समय ट्रांसजेंडर और HIV ग्रस्त व्यक्तियों के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहता है। कार्यशाला में भाग लेने वाली सभी व्यक्तियों को इम्यूनिटी किट दिए जाए। तो वाकई में बहुत सारे इश्यूज थे, तो मैंने जैसे आयुर्वेदिक पुलिस सर से डिस्कस किया। राहु और केतु को मायावी ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह हमेशा उल्टी चाल में गोचर करते हैं और राशि परिवर्तन साल में महज एक बार होता है। पंडित योगेश व्यास का कहना है कि राहु छाया ग्रह माना गया है, जो सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक है। क्रूर ग्रह माना गया राहु लगभग एक राशि में 18 महीने तक रहता है। राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, बुरे कर्म, चर्म रोग, धार्मिक यात्रा आदि का कारक भी माना जाता है। राहु के गोचर को लेकर विस्तार से बात की उनसे हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। कल 30 अक्टूबर है। कल से राहु ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। राहु शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में पंडित योगेश व्यास मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राहु का परिवर्तन किस तरीके से रहने वाला है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। बताइए, राहु का किस तरीके से परिवर्तन जो है शुभ रहने वाला है या अशुभ रहने वाला है? जी, राहु एक चमत्कारी ग्रह है और राहु का परिवर्तन लगभग 18 महीने के बाद अब होने जा रहा है। राहु अब तक मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहा था। वर्तमान समय में ये मेष राशि से निकलकर अब मीन राशि में जाने वाला है। कल 30 अक्टूबर को ये परिवर्तन हो रहा है। राहु के साथ में केतु का भी ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा समय शनि ग्रह लेता है, उसके बाद में राहु सबसे ज़्यादा समय लेता है। 1.5 वर्ष का लगभग समय रहता है। राहु को एक चमत्कारी ग्रह माना जाता है। राहु जिन व्यक्तियों की कुंडली में हेल्पफुल रहता है उन लोगों को ये आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में राहु
अशुभ प्रभाव देने वाला होता है, उन लोगों को ये काफ़ी मानसिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक परेशानी भी देता है। देखिए पंडित जी, ये एक बात बताइए कि राशि जो परिवर्तन हो रहा है, राहु का जो परिवर्तन हो रहा है, वो किन किन राशियों में जा रहा है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इसके? जी, राहु जिन राशियों के चौथे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश यानी कि 12वें भाव में जा रहा है, उनके लिए राहु ये कष्टप्रद होगा, मानसिक परेशानी देगा, आर्थिक जो उन्नति है उसमें रुकावट पैदा करेगा और कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी से संबंधित जो परेशानियां हैं उनको ये बढ़ा देगा। अब बात करें फायदे की, तो राहु जिन राशियों के तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में जा रहा है, उन लोगों के रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा, शत्रुओं पे उनको विजय हासिल होगी, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो कार्य उनके रुके पड़े हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और धन लाभ के विशेष योग उनको बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए पंडित जी, कहा जाता है कि कभी भी विपदा आती है तो राहु के गोचर से जो विपदा आने वाली है, जिनको नुकसान होने वाला है, उसके उपाय के लिए आप क्या बताएंगे? उसके उपाय कैसे हो? जी, राहु के उपाय के लिए सबसे कारगर जो उपाय है वो आप राहु का हस्त निर्मित एक वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करें। राहु के प्रतिदिन ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। राहु के अगर कष्ट ज़्यादा है तो आपके राहु के 18,000 वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप उसके 4 गुना यानी कि 72,000 मंत्रों के भी जाप कर सकते हैं और दशमांश का आप हवन कर सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि राहु का गोचर कुछ राशियों में शुभ माना जा रहा है और कुछ राशियों में अशुभ माना जा रहा है। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो समय है वो भी बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह के साथ सचिन शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर। सदगुरु रितेश्वर महाराज की मतदाता जागरूकता अभियान यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता हुई। गोपालपुरा स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से रितेश्वर महाराज ने बताया कि 30 अक्टूबर को यात्रा सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक लोगों होगी और इस दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा। मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि भारतवर्ष के लोकतंत्र का पर्व ही मतदान है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का महापर्व, क्योंकि इस पर्व में अगर हम चूके तो बाकी जितने भी त्योहार आपके हैं आप सब चूक जाओगे। चाहे सेलिब्रेट करने से लेकर या जिस महंगाई की बात करते हैं, चीजें आपसे दूर हैं, राज्य और जिले डेमोग्राफी के हिसाब से आपसे दूर जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को ही महापर्व घोषित किया जाए और भारत की प्रत्येक जनता जिसको वोटिंग का राइट्स है वो इसका प्रयोग करे। जयपुर के गलतापीठ में 2 नवंबर को कार्तिक महोत्सव का झंडा रोपा जाएगा। 26 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उत्तर भारत की प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री गलता में 13 नवंबर से 27 नवंबर तक कार्तिक महोत्सव मनाएगा। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दान पुण्य करेंगे। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक मनाया जाएगा। जो स्नान करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या रहेगी। तो पहले जो कृष्ण पक्ष है उसमें निरंतर भीड़ रहेगी, श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा। वो दान पुण्य के लिए, स्नान के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, आशीर्वचन के लिए यहाँ निरंतर आते रहेंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। दीपावली के पश्चात यहाँ पर जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन रहते हैं उस समय बहुत विशेष भीड़ होती है और निरंतर कोई ना कोई पर्व चलते रहते हैं। जैसे गोवर्धन पर भी विशेष भीड़ रहती है, दौज पर भी रहती है, इसके बाद वाले दिनों में भी रहती है। फिर इसके बाद जो अष्टमी आती है तो गोपाष्टमी के दिन भी यहाँ पर विशेष महत्व रहता है। गौ पूजन करते हैं लोग, दान पुण्य करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, स्नान आदि करते हैं। इसके बाद जो देवउठनी एकादशी आती है उस दिन का भी बड़ा महत्व रहता है। तब से भीष्म पंचक शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जय उद्घोष के साथ पथ संचलन निकाला है। चाकसू के अंदर कस्बे में एवीएम स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से ये पथ संचलन निकला। पथ संचलन में भाजपा के प्रत्याशी रामअवतार बैरवा भी शामिल हुए। पथ संचलन का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। संघ के कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर दौरान चलते हुए नजर आए। एसीपी अजय शर्मा, थाना प्रभारी कैलाश दान भी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH
वेंकटचलम ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि इंडियन बैंक के डीजीएम संजय मिश्रा और विशिष्ट अतिथि आरएसबीयू के महासचिव महेश मिश्रा थे। इनमें वेंकटचलम ने बैंकों के निजीकरण का विरोध किया और कहा कि यदि सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया तो 24 घंटे में देश भर के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हड़ताल पर चले जाएंगे। कारण आज बैंक्स के अंदर जनता का पैसा बहुत है, 2 लाख करोड़ पैसा बैंक्स के अंदर है। वो पैसा सादा जनता का है, वो पैसा का सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला अनुभव है, वो बैंक प्राइवेट बैंक थे, वो समय मेनी बैंक्स दे कोलैप्स, उनके कारण वो पैसा गया। सो इसलिए वो जनता का पैसा सुरक्षा ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर मिलता है। सो उनके कारण वो जनता को पैसा का सुरक्षा के लिए बैंक्स मस्ट कंटिन्यू इन पब्लिक सेक्टर। बैंक कर्मचारियों का जो वेतन समझौता है, 11वां वेतन समझौता 1 नवंबर से शुरू हो जाता, ख़त्म हो जाता है और 12वां वेतन समझौता 1 नवंबर 2021 से शुरू हो जाता है। के लिए मांग पत्र, सामूहिक मांग पत्र यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का दिया है। भारतीय बैंक संघ के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता के अंदर 15% का उन्होंने अपना विकल्प रखा है। अब ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस उसको डिसाइड करके और ये बताएंगे, जैसे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, कि कितना हमारे को मंजूर है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।